हेलो फ्रेंड, वेलकम सभी को। मिशन जेपीएससी मेंस 2024 में हम लोग संभावित प्रश्न का मॉडल आंसर सब विश्लेषण सीरीज में हम लोग पहुंचे हुए हैं और हम लोग बेसिकली पेपर 5 की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी, हम लोग पेपर 5 पर ही हैं और मैं पेपर 5 को ही सबसे पहले फोकस कर रहा हूं क्योंकि मैं पेपर 5 का ही विद्यार्थी रहा हूं और इसीलिए मैं पेपर 5 पे ही फोकस कर रहा हूं। बाकी पेपर के लिए भी मैं प्रयास करूंगा, लेकिन पहले मेरे लिए ये कवर करना बहुत ज़रूरी है और जब तक मैं इसमें सेटिस्फाई नहीं होऊंगा तब तक मैं दूसरे पेपर को टच नहीं करूंगा। ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं ये वीडियोज बेकार है, इसमें मुझे समय लग रही है, बेकार है, तो आप इसे तुरंत स्किप कर जाइए। मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस पर जुड़े रहिए, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, मैं बहुत बार देखता हूँ कि सर ये प्रश्न नहीं आएगा, बहुतों ने क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुतों ने सजेशन दे रहे हैं, बहुत ने कमेंट कर रहे हैं कि ये प्रश्न कभी नहीं आ सकता है, ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। तो नहीं आ सकता है तो नहीं देखना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको बहुत सारे मटेरियल हैं दुनिया में, मार्केट में, आप स्वयं चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्रश्न नहीं आएगा दिस दैट, मैं पहले ही बोल दिया हूँ। व्हाट इज दिस, ये लिखा, यहाँ क्या लिखा हुआ है? संभावित प्रश्न। दिस इज द गेस क्वेश्चन। गेस क्वेश्चन इज ऑलवेज बेसलेस। गेस इज बेसलेस, बिना आधार का होता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो फिर इसमें बात ही नहीं करनी चाहिए। और मेरा प्रयास क्या है, मैं जब भी कोई एक प्रश्न ले रहा हूं, जब भी मैं कोई एक प्रश्न ले रहा हूं, जब भी मैं कोई एक प्रश्न लिया हूं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उस प्रश्न में 2 या 3 और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उसका आंसर आसानी से लिखा जा सकता है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि सभी को अच्छी तरह से देखिएगा, स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। कई ऐसे कह रहे हैं कि सर आपका पीडीएफ समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं पड़ता है। तो भाई आपको थोड़ा सा, जहां कुछ वर्ड्स अगर लिखावट नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि ये क्या डिजिटल होती है, डिजिटल बोर्ड है, और इसमें जब लिखते हैं तो वो क्या होती है ना, काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ मेरी हैंडराइटिंग को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, लेकिन अगर नहीं बन पाता है तो उसके साथ मेरी आवाज़ को भी आप फॉलो करेंगे तो आप पकड़ सकते हैं। और नोट्स बनाइए, उसको पीडीएफ को उतार के रखने से बेटर है आप नोट्स बनाइए और उसको लिखिए। ओके, कई ऐसे कह रहे थे कि आंसर बहुत बड़ा है और हम इसको 40 से 35 मिनट में नहीं लिख पा रहे हैं। तो पहली बात तो आपका प्रैक्टिस नहीं है, स्पीड नहीं है, राइटिंग स्पीड नहीं है। तो अगर नहीं, कंटेंट आपको याद नहीं आ रहा है, तभी आपको दिक्कतें आ रही। तो मैं क्या कर रहा हूं, आप जितने भी मेरे कंटेंट लिखे हुए या आपके 4 या 5 पेज के जो लिखे हुए हैं उसको 5 बार, 6 बार, 10 बार लिखिए, तो ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो कि अपने आप छूटता चला जाएगा और इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपको लिखाता चला जाएगा और लिखता चला जाएगा, और कहीं ना कहीं इससे आपको एक नए तरीके का, आपको इस कम समय में 35 मिनट में लिखने लायक एक आंसर आप स्वयं तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, इसको आपको मेहनत करना है। और आपको मैं पहले ही बोल दिया, बिना अभ्यास के, बिना प्रैक्टिस के कुछ संभव नहीं है। मैंने जो उत्तर लिखा है उसमें कुछ काट छांट कर ही लिखें, ध्यान दीजिएगा। जब भी मैं कभी पढ़ाता हूं तो उसको हमेशा, जब भी कोई किसी एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी की जाती है, किसी भी प्रश्न का आंसर की तैयारी किया जाता है, तो हमेशा ऐसा नहीं कि मुझे 400 शब्दों में लिखना है तो 400 शब्दों का ही मैं आंसर बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा 500 शब्दों का, 600 शब्दों का। तो एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद ऑटोमेटिकली वो 400 से जो आपका 600 में वर्ड्स का बनाए रहेगा, वो आपको देखिएगा 500 में लिखा जाएगा, या 500 का याद लिखिएगा वो 300 में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यानी हमेशा थोड़ा बड़ा ही याद किया जाता है, बड़ा ही आंसर तैयार किया जाता है, ताकि वो एग्जाम में जाने पर क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। क्योंकि ह्यूमनिटी है, मानव का ये व्यवहार है कि हर चीज़ दिमाग में याद नहीं रहता है और हर चीज़ कोई याद नहीं रख सकता। अगर हर चीज़ कोई याद रख लेता तो फिर भगवान और हम में क्या अंतर होती? समझ में आ रही है? कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। मुख्य परीक्षा एक दिन का नहीं है, पहले ध्यान दीजिए। कई ऐसे करें सर पहला टॉपिक पकड़िए, बाकी टॉपिक को ये पढ़ा दीजिए, कभी पब्लिक फाइनेंस पढ़ा दीजिए, कभी ये पढ़ा दीजिए, कभी डेमोग्राफी। मैं सब पढ़ाऊंगा, लेकिन समय कहाँ है। इसीलिए मैं ऐसे टॉपिक को ले रहा हूँ, जिस टॉपिक को मैं क्वेश्चंस को ले रहा हूँ तो उसके आसपास का 2-3 और टॉपिक का आंसर आप आराम से बना सकते हैं। ये मेरा फोकस है। ओके, मनी इन्फ्लेशन को मैंने काफ़ी डीपली पढ़ाया है। अगर मनी इन्फ्लेशन में एक और क्वेश्चन बनाऊंगा, आपको आंसर ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन क्वेश्चन जब बदल दूंगा तो लगेगा कि क्या लिखना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, इनमें से पार्ट को लिखेंगे तो ये आंसर बन जाएगा। नेशनल इनकम मैं कई तरीके से पढ़ा चुका हूं। कई बार ऐसा बोला जा रहा है कि नेशनल इनकम से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो भाई मैं फिर भी नेशनल इनकम में, मान लीजिए पूछा है पिछले बार राष्ट्रीय आय और उसकी अवधारणाओं को वर्णन करें, इस बार अगर पूछ देगा राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों का वर्णन करें। अगर पिछले बार राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों का वर्णन करें लिखा हुआ आया था क्वेश्चन, तो हो सकता है इस बार आ जाए राष्ट्रीय आय को अवधारणाओं का वर्णन करें। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, प्रश्न तो ऐसे तो भाई मेंस का है
और इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, आपको पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। लेकिन चूंकि समय कम है, चूंकि एक दिन का काम नहीं, चूंकि आपने मेंस का पीटी का रिजल्ट आया है, उसके बाद आपके पास समय मिला है, इसलिए लग रहा हो कि मेंस का इतना समय नहीं। मेंस की परीक्षा की तैयारी में आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा, मुख्य परीक्षा की तैयारी अगर कोई लड़का करता है तो इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होता है, ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में इसकी तैयारी शुरू कर दी जाती है। ध्यान दीजिए, यानी जब अगर 3 साल का कोर्स है बीए का, ग्रेजुएशन का, तो अंतिम वर्ष में इसकी तैयारी हल्की पुल्की शुरू कर दी जाती है। और जैसे ही रिजल्ट निकल दिया जाता है उसके अगले 1 साल, यानी समझिए कि लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन एंड द फर्स्ट ईयर ऑफ द आफ्टर पासिंग ग्रेजुएशन, तो ये जो क्रूशियल टाइम होता है इस पर आपको तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए पीटी लिखे, रिजल्ट आ गया, अब आप तैयारी करिएगा, तो मेंस ऐसे नहीं होते हैं बाबू लोग। फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं पेपर 5 में आपको इस तरह से तैयार कर दूं कि आप आसानी से आंसर लिख सकें। ओके, बाकी टॉपिक को करते रहिए, इकोनॉमिक्स के बाकी टॉपिक को करते रहिए। पहले मैं संभावित प्रश्नों को करा रहा हूं, कराऊंगा, और उसके बाद उसे भी करने का प्रयास करेंगे यदि समय रहा तो। और दूसरी बात, आप लोग को भी ऐसे कोई क्वेश्चन अगर सजेशन आती है मेरे क्वेश्चन को कराने के बाद कि सर नहीं ये वाला प्रश्न कर दीजिए, तो मैं उस प्रश्न का भी मॉडल आंसर लिख दूंगा और उसके बाद करूंगा। कई छात्र, कोई परीक्षार्थी और मित्र मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे पीडीएफ नोट्स दीजिए। ध्यान दीजिए, पीडीएफ नोट्स ध्यान दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, मैं आप लोग के लिए लिखता हूं, देन आप लोग के लिए यहां आके डिस्कशन करता हूं। तो समझ सकते हैं कि मेरे पास कोई रिटर्न, मेरे पास है बहुत सारा चीजें, मटेरियल है, लेकिन वो क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं है, क्या बताऊं क्या नहीं, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आपके डिस्कशन कर रहा हूं। तो पीडीएफ की तरह अगर कोई पूछेगा तो मेरे पास नोट्स नहीं है, लेकिन जो भी क्वेश्चन मैं बना रहा हूं है उसको मैं पहले बनाता हूं, काफ़ी सोर्सेज से लेकर मदद करता हूं, इंटरनेट का मदद करता हूं, डाटा के लिए ऑथेंटिक सोर्सेज का मदद कर लेता हूं, और उसके बाद उसको प्रयास करता हूं बताने का। तो इसीलिए मेरे पास पीडीएफ नहीं है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं आपके समक्ष ये ऑलरेडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, वहां से आप इसको देख सकते हैं। लेकिन पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद उसको जरूर उतारिए बाबू लोग, ठीक है, जरूर उतारिए, नहीं उतारिएगा तो ये संभव नहीं है। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे वो है हमारा जो क्वेश्चन मैं लिया हूं, वेरी सिंपल क्वेश्चन लिया हूं, और आज इसमें कोई सोचने समझने की क्वेश्चन नहीं है, सीधा इसको याद करना है और एग्जाम में लिख देना है। ठीक है, अगर कुछ समझने की है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि मुझे ये समझ में नहीं आया, या तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सीधा सा सवाल है। और ये सवाल आपको अगर देखा जाए, ये प्रश्न अगर देखिएगा आप, तो आपका ये पॉलिटी से भी रिलेटेड है। ओके, हम लोग का पब्लिक फाइनेंस में एक टॉपिक है फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग के उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन करें। क्या वित्त आयोग निष्पक्ष रूप से कार्य कर रही है? वित्त आयोग के उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन करें। क्या वित्त आयोग निष्पक्ष रूप से कार्य कर रही है? तो देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वित्त आयोग के बारे थोड़ा सा भूमिका बताएंगे कि वित्त आयोग है क्या। और देखिएगा, इसके उद्देश्य और कार्य एक ही है। वित्त आयोग की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई है वही उसका कार्य है, इसीलिए दोनों को हम लोग को एक साथ ही हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें आपको यह भी लिखना है कि अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है और आगामी कौन सा वित्त आयोग है, दोनों में थोड़ा बहुत जो डिफरेंट है या क्या चेंजेज लाई जाने की संभावना है या क्या होगा, उनके क्या इंपॉर्टेंट प्रावधान है, उसको वर्णन करना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या वित्त आयोग निष्पक्ष रूप से कार्य कर रही है, तो हम लोग उसमें क्या देखेंगे, क्या वित्त आयोग निष्पक्ष रूप से कार्य करे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे वित्त आयोग का प्रशंसा करेंगे, वित्त आयोग ने क्या ऐसी काम किया है जो कि काबिले तारीफ है, या वैसी उसकी कौन सी अनुशंसा है जो कि कहीं ना कहीं बेटर संघवाद को बढ़ावा देता है, फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। और उसके बाद देखेंगे कि वित्त आयोग के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, क्या चैलेंजेज है। और उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष में लिखेंगे कि वित्त आयोग इतने चैलेंजेज होने के बावजूद भी अच्छी काम कर रही है, मतलब एक बैलेंस वे में उसको एंड करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं वित्त आयोग के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को वित्त आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार है। इस तरह वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को किया गया था। इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वर्तमान समय 15वें वित्त आयोग का है। 15वां वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था। इसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट एवं अंतिम रिपोर्ट के माध्यम से 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाली 6 वर्षों की अवधि को कवर करते हुए सिफारिश की। इनकी सिफारिश वर्ष 2025-26 तक मान्य है। इसके अध्यक्ष एन के सिंह है।
तो देखिए ये इसका बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया वित्त आयोग के बारे में। ओके, सरकार ने राष्ट्रपति के अनुमोदन से संविधान के अनुच्छेद 280 खंड 1 के अनुसरण में 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। इसके अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। यानी 2023 वर्ष 2023 में 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है। हालांकि अभी वर्तमान में हम लोग किस वित्त आयोग में हैं? 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल अभी चल रहा है। ओके, वित्त आयोग के कार्य, यही आपका वित्त आयोग के कार्य और उद्देश्य दोनों हो जाएगा। अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग निम्न मुद्दों पर अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को देता है। यही जो कि उद्देश्य है जिसलिए उसकी गठन किया गया है, तो वो आप देख सकते हैं। पहला है, करों एवं शुल्कों से प्राप्त राजस्व को केंद्र तथा राज्यों के बीच किस अनुपात में विभाजित किया जाए एवं विभिन्न राज्यों के बीच इस आय का विभाजन का आधार क्या हो, ये उसका पहला मोटिव है। दूसरा है, केंद्र सरकार इन सिद्धांतों के आधार पर संचित निधि में से राज्यों को सहायता अनुदान देना चाहिए। यानी केंद्र सरकार किन सिद्धांतों के आधार पर संचित निधि में से राज्यों को सहायता अनुदान देना चाहिए, उसके बारे में ये बात करती है। तीसरा है, उपयुक्त के अतिरिक्त वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध के अन्य निर्दिष्ट मामलों पर भी सुझाव दे सकता है। तो देखिए बेसिकली अगर वित्त आयोग क्या है तो सिंपल समझिएगा, केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों का बंटवारा, विशेष करके आय का बंटवारा करना वित्त आयोग का काम है। नेक्स्ट आ जाइए, आयोग की नियुक्ति का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इसमें केंद्र एवं राज्यों के संबंध लोचपूर्ण बने रहते हैं तथा परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार राजस्व के साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य को अगर केंद्र से 100 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई तो अगर उस राज्य को जरूरत पड़ रहा है और भी 20 करोड़ की, तो ऐसी सिचुएशन में केंद्र अध्ययन करेगा, वित्त आयोग अध्ययन करेगा और फिर सिफारिश करेगा कि उस राज्य को 20 करोड़ देना है या नहीं। ओके, यानी लचीला है, फ्लेक्सिबिलिटी है, जो रिजिडिटी नहीं है, जो संसाधनों का बंटवारा है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, संभावना पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आयोग की नियुक्ति का सबसे बड़ा महत्व यह है कि परिवर्तन किया जा सके। सब सेम रिपीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 फाइनेंस कमीशन का कुछ प्रमुख सिफारिशों को हम लोग देख लेते हैं। जैसा मैंने कहा कि 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में हम लोग को थोड़ी सी बहुत जानकारी रखनी चाहिए। तो पहला इसका जो देख रहे हैं, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी। आयोग ने वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% बनाए रखने का प्रस्ताव रखा। यानी देखिए 14वें वित्त आयोग में ये 42% था, ये 41% पर बनाए रखा का प्रस्ताव रखा है। हालांकि इसमें 41 + 1 है, यहाँ भी 42 ही है। तो 1% जो कमी है उसका क्या उद्देश्य है, उसके एडजस्टमेंट कहाँ करना है? केंद्रीय संसाधनों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों को समायोजित करना है। तो 1% कहाँ देना है? इन राज्यों के लिए प्रस्तावित किया गया है, इसीलिए है 42% ही। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा, राजकोषीय घाटा एवं ऋण स्तर। 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि केंद्र का लक्ष्य वर्ष 2025-26 तक अपने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4% तक सीमित करना है। देखिए क्या करना है, केंद्र का लक्ष्य क्या है? सकल घरेलू उत्पाद के 4% तक सीमित करना है। देख लीजिएगा, कल हम लोग पढ़ रहे थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, या राजकोषीय नीति की बात हम लोग कर रहे थे, और राजकोषीय नीति हम लोग देखते हैं राजकोषीय घाटा अगर बढ़ती है तो क्या होता है? मुद्रास्फीति और मुद्रा का प्रसार होता है और देश को ऋण लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसीलिए हमेशा राजकोषीय घाटे को कम करने का प्रयास किया जाता है। तो देखिए 15वें वित्त आयोग में उसको 4% तक करने का सीमित रखा गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रक्षा और आंतरिक सुरक्षा। आयोग की रिपोर्ट में रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक आधुनिकीकरण निधि MFIDS स्थापित करने का सुझाव दिया है, जो कि गैर व्यापक और मुख्य रूप से भारत के समेकित निधि और अन्य स्रोतों के माध्यम से वित्त पोषित है। ओके, यानी रक्षा और आंतरिक सुरक्षा निधि के लिए विशेष फंड इकट्ठा करने की बात इसमें की गई है। चौथा, सिफारिशों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम CSS है ना, सेंट्रल
स्पॉन्सरशिप स्कीम के वार्षिक आवंटन एवं तीसरे पक्ष का मूल्यांकन, पारदर्शी फंडिंग पैटर्न तथा अनावश्यक योजनाओं के चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने हेतु स्थिर वित्तीय आवंटन के लिए सीमा निर्धारित करना शामिल है। तो ये देखिए, ये तो फैक्ट है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप इसमें चारों का चारों सिफारिश को जरूर याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं 16वें वित्त आयोग के समक्ष क्या नवीन मुद्दे आएंगे। अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का और सदस्यों का नियुक्ति हो चुकी है, गठन हो चुका है, और वे अपने जो सिफारिशें वे पेश करेंगे अपने कार्यकाल के लिए, उसके लिए वे उस पर अपना ड्राफ्टिंग तैयार कर रहे हैं। लेकिन उनके समक्ष जो है 16वां वित्त आयोग को सरकार द्वारा गठन किया जा चुका है और इसके समक्ष नवीन मुद्दे निम्नलिखित हैं। पहला है तो जीएसटी परिषद का सहअस्तित्व। आपको पता है जीएसटी परिषद जो है यह भी एक तरह का संविधायक निकाय है और यह जीएसटी से संबंधित मामलों पर निर्णय लेती है। ध्यान दीजिएगा, जीएसटी परिषद क्या करती है, कर की दर क्या हो और जीएसटी से संबंधित मामलों पर निर्णय लेती है। ऐसे में अगर देखेंगे तो वित्त आयोग भी तो यही काम करती है, कर की दर क्या हो और कर से प्राप्त आय या राजस्व का बंटवारा कैसे हो, इसी की बात करती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में जीएसटी परिषद के निर्णय और वित्त आयोग की गणनाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक तंत्र का निर्माण की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि दोनों में कहीं टसल ना हो जाए, विवाद ना हो जाए, मतभेद ना हो जाए। इसी के लिए क्या हो, नहीं एक स्वतंत्र एक तंत्र की स्थापना करने की जरूरत आ गई है। सामंजस्य स्थापित करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं अपने विचारों में क्या हो, मतभेद ना हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा, 15वें वित्त आयोग को एक अतिरिक्त विचारार्थ विषय सौंपा गया था कि क्या रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा के वित्त पोषण के लिए एक अलग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। इसके लिए उसने 15वां वित्त आयोग एक गैर व्यापक नीति नॉन लैप्सेबल के गठन की अनुशंसा की, जिसे सैद्धांतिक रूप से सरकार ने स्वीकार कर ली है, लेकिन व्यवहारिक रूप से अभी भी इसमें काम होना बाकी है। तो देखिए, 15वें वित्त आयोग में रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए हम लोग क्या बात किए थे, देख लीजिएगा। रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक आधुनिकीकरण निधि की स्थापना करने की बात की गई थी, जो कि एक गैर व्यापक और मुख्य रूप से भारत के समेकित निधि और अन्य स्रोतों के माध्यम से वित्त पोषित था। लेकिन वो सैद्धांतिक रूप से तो सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन व्यवहारिक रूप से अभी तक इसमें काम होना बाकी है। इसीलिए इसकी जो स्थापना का जो औचित्य है उस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह है। जब तक हम लोग उसको व्यवहारिक रूप से हम उसको कारगर नहीं लाएंगे तब तक ये नहीं हो पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं 16वें वित्त आयोग के समक्ष एक चुनौती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16वें वित्त आयोग के समक्ष एक चुनौती ये भी है कि कोविड-19 महामारी न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली उपायों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया है। ध्यान दीजिएगा, कोविड-19 महामारी के आने के बाद हर देश और पूरे विश्व में हमेशा स्वास्थ्य प्रणाली और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के उपायों को सुदृढ़ करने पर बल देने पर मजबूर किया है। इसलिए 16वें वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के राजकोषीय स्थिति एवं प्रदर्शन पर संकटकालीन परिस्थितियों में व्यय संबंधी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना होगा। यानी अगर संकटकालीन परिस्थिति आती है तो अपने कुछ व्ययों में कटौती करके उन व्ययों पर खर्च करने पर जोर देना होगा जो कि प्रायोरिटी बेस्ड होगी। तो कहीं ना कहीं इस पर भी हमको ये 16वें वित्त आयोग पर काम करना आवश्यक हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वित्त आयोग अपने उद्देश्यों में कहां तक सफल हो पाया है। वित्त आयोग अपने उद्देश्यों में कहां तक सफल हो पाया है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि वित्त आयोग की कुछ हम लोग प्रशंसा करेंगे, वित्त आयोग की कुछ अच्छी बातों को लेंगे और देन हमें उसमें कुछ कमियों या चुनौतियों को लेकर आएंगे। चलिए, वित्त आयोग ने अब तक कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो उसके सफल अनुशंसा कह सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये अच्छे इंडिकेशन है वित्त आयोग के लिए। पहला है ऊर्ध्वाधर लंबवत हस्तांतरण के एक प्रमुख घटक के रूप में कर हस्तांतरण को पेश करना एवं समय के साथ राज्यों की हिस्सेदारी 10% से बढ़ाकर 42% कर दी गया है। यानी पहले वित्त आयोग द्वारा केंद्र से जो भी राजस्व की प्राप्ति होती थी उसमें राज्यों को हिस्सा 10% दिया जाता था, अब राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ा करके 42% कर दी गया है। यानी समझिए कि कहीं ना कहीं वित्त आयोग के द्वारा जो राष्ट्रीय संघवाद की जो भावना है उसमें वृद्धि हुई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राज्यों के लिए प्रदर्शन के अनुसार विशेष प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव की शुरुआत की गई है। जैसे कोई राज्य अगर जनसंख्या नियंत्रण पर अच्छा काम कर रहा है, पर्यावरण संरक्षण पर अच्छा काम कर रहा है, बिजली क्षेत्र में सुधार कर रहा है, यानी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर है जैसे सोलर ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, तो कहीं उन राज्यों को अधिक क्या दिया जाएगा, अधिक धन आवंटन किया जाएगा। ऐसा
राज्यों के प्रदर्शन के अनुसार भी है। तो कहीं ना कहीं राज्यों को एक दूसरे से बेटर करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये कदम वित्त आयोग ने उठाया है। ये भी एक प्रशंसनीय कदम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्राकृतिक आपदाओं के लिए राज्य एवं स्थानीय निकायों की तैयारियों एवं उसका सामना करने के लिए आपदा राहत निधि की शुरुआत की गई है। ये भी एक कहीं अच्छा पहल है, कहीं ना कहीं अच्छा पहल है, क्योंकि कोविड-19 के आने के बाद इस पर बहुत फोकस देने की जरूरत है। नेक्स्ट देखते हैं स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता और बुनियादी सेवाओं के वितरण में उनकी जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए अनुदान की शुरुआत की गई है। ये भी एक अच्छा पहल है। स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय वितरण, सांख्यिकीय प्रणाली जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए अनुदान की शुरुआत की गई है, ताकि इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय अंतराल और इनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ये भी एक अच्छा पहल है। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसके बावजूद भी वित्त आयोग के समक्ष कई चुनौतियां हैं, जिसे कहा जा सकता है कि वित्त आयोग केंद्र के इशारे पर काम करता है और पक्षपात करता है। ये बार बार बात आती है कि केंद्र में अगर किसी राजनीतिक दल की सरकार है और राज्यों में अगर उस दूसरे राजनीतिक दल की सरकार है, तो ऐसा देखा गया है कि कई राज्य ऐसे शिकायत करते हैं कि केंद्र सरकार हमसे पक्षपाती पूर्ण व्यवहार कर रही है और हमको कम संसाधन दे रही है, हमें कम राजस्व वितरण कर रही है, हमारे राजस्व में मेरा इतने हिस्सा होनी चाहिए बट इतना नहीं दे रही है। ऐसी बात करना नहीं है। इस कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों को हम लोग देखते हैं और इस पर हम लोग बात करते हैं। पहला है कार्य प्रणाली पर संदेह। जो मैंने अभी कहा, कई बार देखा गया है कि केंद्र में सरकार, इतर कोई राज्यों में अगर दूसरे राजनीतिक दल की सरकार होती है तो केंद्र पर संसाधनों के बंटवारे पर पक्षपात करने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि वित्त आयोग राज्यों एवं स्थानीय निकायों के प्रदर्शन के आधार पर भी प्रोत्साहन देती है। अतः कुछ राज्यों को लगता है कि पक्षपात किया जाता है, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। मान लीजिए केंद्र में किसी एक राजनीतिक दल की सरकार है और उसी राजनीतिक दल की सरकार किसी दूसरे राज्य में भी है, तो ऐसा लगता है कि वो राज्य उस राज्य पर जहां उसकी ही सरकार काम कर रही है तो वहां वो अधिक राजस्व का बंटवारा करता है, जबकि दूसरे राज्य में जहां उसकी सरकार नहीं है वहां उसको नहीं साधन का बंटवारा या राजस्व का बंटवारा कम करता है। ऐसी बात नहीं है। ऐसा इसलिए लगता है कि मान लीजिए कोई राज्य अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको अधिक आवंटन दिया जाएगा इस 42% के अलावे भी, क्योंकि प्रोत्साहन के आधार पर भी इंसेंटिव देने की बात की गई है, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव देने की बात की जाती है। लेकिन ये जो बातें हैं इसमें बहुत सच्चाई नहीं है, क्योंकि वित्त आयोग संवैधानिक निकाय, एक स्वतंत्र निकाय की तरह काम करता है और ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह केंद्र सरकार के दबाव में काम करता है। नेक्स्ट आइए, आंकड़ों का असंगत एवं अधूरा होना। इसके कारण वित्त आयोग की सिफारिशों को प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि आंकड़े सही नहीं प्राप्त होने पर क्या होती है, जो राजस्व का जो बंटवारा है वो कभी कभी नहीं हो पाता है। मान लीजिए कोई केंद्र सरकार कर लगाती है राज्य सरकार के किसी संसाधनों पर, कलेक्शन भी करती है और उसमें उसको बंटवारा कलेक्शन करने के बाद राज्यों को देना होता है, लेकिन राज्य से अगर कलेक्शन ही नहीं होगा तो फिर केंद्र सरकार से अगर कोई राज्य सरकार मांगता है कि मुझे दीजिए, तो केंद्र सरकार कहां से देगी। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को सही आंकड़े यानी कलेक्शन भी अच्छी तरह से करना होगा, तभी वो केंद्र सरकार कलेक्शन करेगी और उसके बाद फिर उसमें राज्यों में बंटवारा करेगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां। वित्त आयोग की अनुशंसाएं वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में व्यवहार, स्वीकार्य और प्रभावी होती है, लेकिन राज्य सरकार उनको कैसे लागू करता है और निगरानी करती है, इस पर वित्त आयोग की कोई सीधा प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है, कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है। कई बार अनुशंसाओं के दुरुपयोग की संभावना पाई जाती है। देखिए, मान लीजिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बोला, इसको ध्यान दें, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बोला कि आप अपने जीएसडीपी का जो राजकोषीय घाटा है 4% कीजिए, तभी मैं आपको इतना रुपया दूंगा। अगर कोई राज्य इसमें जीएसडीपी के 4% राजकोषीय घाटा को नहीं कर रहा है तो अब वित्त आयोग इस पर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, वित्त आयोग का कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है। वित्त आयोग एक निगरानी, मतलब कह सकते हैं कि वो उसे डायरेक्शन दे सकता है, प्रत्यक्ष उस पर नियंत्रण नहीं होता है। इसीलिए राज्य सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों को, अनुशंसाओं को कैसे लागू करती है, उसको कैसे व्यवहार में लाती है, कैसे प्रभावी बनाती है, यह राज्य सरकार पर भी निर्भर करता है। इसीलिए वित्त आयोग की जो अनुशंसाओं की सफलता राज्य सरकार के कार्यान्वयन पर भी निर्भर करती है, इसीलिए इसको कहेंगे कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुशंसाओं के प्रभावी मूल्यांकन संबंधी कठिनाई।
क्योंकि वित्त आयोग का राज्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है, केवल वो अनुशंसाओं को देता है और उसको राज्य कैसे लागू करती है यह राज्य पर डिपेंड करता है। वित्त आयोग केवल उसको सिफारिश कर सकता है, बता सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, उसे सलाह दे सकता है, लेकिन अंततः काम करना उसको राज्य सरकार को स्वयं है। इसीलिए कहीं ना कहीं प्रभावी मूल्यांकन संबंधी कठिनाई भी आती है। अब देखिए, हमने वित्त आयोग क्या निष्पक्ष रूप से काम कर रही है या वित्त आयोग अपने उद्देश्यों को कहां तक प्राप्त करने में सफल हुई है, तो इसको हम लोग दो तरीके से बांट कर देखें। एक तरफ हम देखें वित्त आयोग का जो भी सफल अनुशंसाएं हैं, अच्छी बातें हैं, उसको हमने लिया, और उसकी जो चुनौतियां हैं उसको हमने लिया, जो कमी है, कहां उसको कमी फेस करना पड़ रहा है, चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, उसको हमने लिया। और उसके बाद हम लोग आते हैं निष्कर्ष में। निष्कर्ष में हम क्या लिखते हैं? इस प्रकार हम पाते हैं कि वित्त आयोग जहां एक संवैधानिक निकाय है और इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों का बंटवारा करने के साथ साथ संचित निधि में से राज्यों के सहायता अनुदान देना है, लेकिन उनके समक्ष उत्पन्न चुनौतियों को देखने के पश्चात हम पाते हैं कि राजकोषीय स्वायत्तता और समता को समृद्ध करना होगा। राजकोषीय स्वायत्तता और समता को समृद्ध करना होगा, यानी फिस्कल ऑटोनॉमी और इक्वालिटी को समृद्ध करना होगा। साथ ही केंद्र के साथ राज्यों में राजकोषीय समेकन, फिस्कल कंसोलिडेशन, एफिशिएंसी और जवाबदेही यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी सुनिश्चित करनी होगी। संस्थागत क्षमता एवं विश्वसनीयता को सुदृढ़ करना होगा तथा अचानक उत्पन्न आपदाओं जैसे कोविड महामारी, जलवायु परिवर्तन जैसे चुनौतियों का सामना करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम होना होगा। अगर इन सब बातों पर विचार किया जाए, अगर इन सब बातों पर ध्यान देते हुए काम किया जाए, तो वित्त आयोग अपने उद्देश्यों और कार्यों में निश्चय ही सफल होगा। तो देखिए, आज हम लोग जो क्वेश्चन देखे हैं वो है वित्त आयोग के उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन करते हुए बताइए कि क्या वित्त आयोग निष्पक्ष रूप से कार्य कर रही है। तो आपको इसका उत्तर इस तरीके से लिखना होगा। इसके अलावे हम लोग एक चीज़ और बताना चाहेंगे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आता है, इसी क्वेश्चन को अगर ऐसा बना देता है, अपने कार्य दायित्व को पूरा करने में, ध्यान दीजिए क्वेश्चन, अपने कार्य दायित्व को पूरा करने में वित्त आयोग के समक्ष विद्यमान चुनौतियों एवं सीमाओं की चर्चा करें। ध्यान दीजिए, इस टर्म को समझिए। एक तो प्रश्न हमने आज देख लिया, इसी प्रश्न को अगर इस तरह से पूछता है, क्वेश्चन दूसरे रूप में पूछेगा, अपने कार्य दायित्व को पूरा करने में वित्त आयोग के समक्ष विद्यमान चुनौतियों एवं सीमाओं की चर्चा करें। तो आप कोशिश कीजिएगा उसका भी आंसर इसी में से बनाइएगा, जो हमने आंसर किया है इसी में से बनाइएगा। दूसरा, अगर प्रश्न ऐसा आता है, राज्यों के लिए बेहतर संसाधन आवंटन और राजकोषीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए भारत के राजकोषीय संघवाद सुधार की आवश्यकता है। इस आलोक में 16वें वित्त आयोग के समक्ष 16वें वित्त आयोग के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों एवं विषयों की चर्चा करें। तो देखिए, ये दो प्रश्न है और एक प्रश्न जो हम लोग अभी स्टार्टिंग में देखे हैं, ये प्रश्न कि वित्त आयोग के उद्देश्य और कार्यों का वर्णन करें,
क्या वित्त आयोग निष्पक्ष रूप से काम कर रही है? तो आज का जो मेरा प्रश्न है उसी प्रश्न में लगभग इन दोनों प्रश्नों का भी उत्तर छिपा हुआ है। आप लोग कोशिश कीजिए कि अगर इस तरह का प्रश्न पूछता है आपको ये प्रश्न और ये प्रश्न, तो भी आप आसानी से लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए इस प्रश्न का आंसर को आप लोग नोट्स कर लीजिए और जल्दी से इसको नोट्स बनाने के बाद प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कल हम लोग फिर से एक नए क्वेश्चन को लेकर आएंगे और वो क्वेश्चन होगा हरित क्रांति। ध्यान दीजिएगा, हरित क्रांति को कल मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा और आप समझिए कि हरित क्रांति का जो टॉपिक है और उसको कैसे एवरग्रीन रिवॉल्यूशन से जोड़ेंगे उसको आप ध्यान दीजिएगा। और ये थोड़ा कल वाला लंबा टॉपिक होगा, तो आप उस पर जुड़े रहेंगे और इस वीडियो को जरूर देखेंगे। आप इन दोनों प्रश्नों का भी उत्तर इसी से मिलता जुलता इसी कंटेंट से लेकर बना लीजिए। और आज का प्रश्न तो सीधा, इसमें कोई आंकड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, आपको सीधा का सीधा याद करना है और आपको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और अपने उद्देश्यों में सफल हों, तैयारी को मजबूती प्रदान करें। इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबों को एक बार पुनः धन्यवाद।